नमस्कार, सलाम वालेकुम। आज हम विचारधाराओं के ऊपर चर्चा शुरू कर रहे हैं और आज हम नारीवाद की चर्चा करेंगे, फेमिनिज्म की, नारीवाद के ऊपर। नारीवाद एक छातानुमा अम्ब्रेला आइडियोलॉजी है। नारीवाद एक क्रॉस कटिंग आइडियोलॉजी है। नारीवाद आइडियोलॉजी होने के साथ साथ एक आंदोलन भी है। ये एक सिद्धांत भी है तो साथ में ये एक व्यवहार भी है, ये एक दर्शन भी है, ये एक फिलोसोफी भी है। ये छातानुमा है। पहले तो इसकी चर्चा कर लेते हैं, ये छातानुमा क्यों है। ऐसी चर्चा कर रहे हैं पर समझने के लिए, बाकी वो क्वेश्चन वाला कोई मैटर नहीं है यहाँ। ये ना अम्ब्रेला स्टाइल की है। अम्ब्रेला का तात्पर्य है कि उसके नीचे क्या चीजें आ जाती है, सारी चीजें आ जाती है। तो ये अम्ब्रेला की तरह है। इसमें ना सभी प्रकार का नारीवाद आ जाता है, सभी नारियों के आंदोलन आ जाते हैं, चाहे वो नारियां गोरी हो और चाहे वो नारियां अश्वेत हो, चाहे वो नारियां अगड़ी हो और चाहे नारियां पिछड़ी हो, चाहे वो स्वतंत्र देशों की, पाश्चात्य देशों की हो, चाहे वो पूर्वी देशों की हो, और चाहे वो उग्र हो और चाहे शांत हो, चाहे वो मां के रूप में हो और चाहे वो पत्नी के रूप में हो। उन सब की आइडियोलॉजी, उन सब के विचार, उन सब का दर्शन, उन सब के सिद्धांत नारीवाद में आ जाते हैं। तो नारीवाद के साथ दिक्कत यह है कि इसका कोई निश्चित परिभाषा, निश्चित अर्थ, निश्चित व्याख्याएं नहीं है। ये बहुत ही एक फैला हुआ सिद्धांत है, एक फैली हुई आइडियोलॉजी है ये। इसीलिए हम कहते हैं ये कैसी है, छातानुमा है। ये क्रॉस कटिंग है। क्रॉस कटिंग विचारधाराएं वो विचारधाराएं होती है जो दूसरी विचारधाराएं इनके अंदर घुस के इनको स्वरूप प्रदान करती है। ये स्वायत्त होती भी है और स्वायत्त नहीं भी होती। हम देखें नारीवाद स्वायत्त भी है लेकिन ये स्वायत्त नहीं भी है। एक होती है बिल्कुल इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजीज, एक होती है क्रॉस कटिंग जो क्रॉस करके और इनको कट करती है। जैसे हम देखें कि एक नारीवाद है ना, वो कैसा है, उदारवादी है, और एक जो नारीवाद है वो समाजवादी है। एक नारीवाद है उत्तर उपनिवेशवादी है, एक नारीवाद उत्तर आधुनिकतावादी है। तो हमने देखा कि उदारवाद, समाजवाद, उत्तर आधुनिकतावाद, ये तो सब क्या है, अपने आप में स्वायत्त और स्वतंत्र आइडियोलॉजी है। लेकिन ये सारी की सारी किसकी व्याख्या करती है, नारी पुरुषों के संबंधों की भी व्याख्या करती है। इसलिए हम इनको कहां खींच लाए हैं, नारियों के संदर्भ में भी इनकी हम चर्चा करते हैं। तो ये क्रॉस कटिंग है, ये स्वायत्त नहीं है, ये क्रॉस कटिंग है। हम कहते हैं ये कि आंदोलन भी है। नारियां अपनी स्थिति में सुधार के लिए क्या करती है, वे आंदोलन भी करती है। जब ये आंदोलन करती है तो हम ये कहते हैं कि ये कहाँ डलती है, व्यवहार में भी डलती है। ये सिद्धांत का भी निर्णय, इसके भांति भांति के सिद्धांत है। तो ये था नारीवाद। अब चाहे नारीवाद कोई सा ही हो या किसी भी प्रकार का कोई सिद्धांत हो, दर्शन हो, व्याख्या हो, ये नारीवाद ये कहता है कि ये जो संसार है, इस संसार है ये दो भागों में बंटा हुआ, एक नारी है और दूसरे पुरुष है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और घरेलू प्रत्येक स्तर के ऊपर, चाहे कोई सा ही आप फील्ड ले लो और कोई सा ही युग ले लो आप, और कोई सा ही राष्ट्र ले लो, पुरुष हैं वो हावी हैं और नारियां उनके अधीनस्थ हैं। नारियों का हर तरीके से पुरुषों के द्वारा शोषण किया जाता है। नारियों को प्रत्येक जगह दोयम दर्जे का समझा जाता है। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। किसी एक सभ्यता, एक संस्कृति में ऐसा, या किसी एक देश में नहीं होता और किसी एक काल में नहीं होता, ये हमेशा से ही ऐसा ही था।
नारियां पुरुष के अधीनस्थ है और ये संसार है, ये मेल डोमिनेंस है। यहां मेल सुपरमेसी है। इसका तात्पर्य है कि यहां डोमिनेंट को प्रभुत्व किसका है? पुरुषों का है। यहां सुपरमेसी यानी सुपर कौन है? पुरुष है। महिलाएं हैं वो दोयम दर्जे की हैं, वो पिछड़ी हैं, वो शोषित है और वो प्रत्येक प्रकार से शोषित है। राजनीति में वो नहीं है, अर्थव्यवस्था में, बाजार में उनकी कोई भूमिका नहीं है, संस्कृति में उनकी भूमिका नहीं है, शिक्षा में वो पिछड़ी हुई है, साहित्य में उनका कोई लेन देन ज्यादा है नहीं, और यहां तक कि घरेलू जीवन में भी उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है। तो क्षेत्र चाहे सार्वजनिक है और क्षेत्र चाहे निजी यानी घरेलू है, महिलाएं पिछड़ी हुई है। अब ये पिछड़ी हुई तो है, तो क्या ये सिर्फ महिलाओं की पिछड़ी स्थिति को बताता है कि नहीं? ये कहता है कि अब इस स्थिति में क्या होना चाहिए? सुधार होना चाहिए, इनकी भूमिका का विस्तार होना चाहिए, इनको नई पहचान मिलनी चाहिए, इनको नई गरिमा मिलनी चाहिए, नई इज्जत मिलनी चाहिए। तो अब ये दोयम दर्जे की तो है, ये अधीनस्थ है, लेकिन अब ये नारियां ये चाहती है कि इनके अधिकार बढ़े, इनकी स्वतंत्र पहचान हो, इनके अधिकारों को, इनकी सोच को मान्यता दी जाए और प्रत्येक क्षेत्र में इनके साथ समान व्यवहार हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे सामाजिक हो, साहित्य का क्षेत्र हो। प्रत्येक क्षेत्र में नारियों को आगे बढ़ने की और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, चाहे वो कोई सा क्षेत्र हो। तो नारियां पिछड़ी हुई है, नारियां शोषित है, नारियां उत्पीड़ित है, और इन नारियों का को अब आगे बढ़ना है, इनको आगे बढ़ाना है, और इनको जो हाशियाकरण हो गया है इनका, उनको वहां से कहां लेके आना है? मेन स्ट्रीम में लेके आना है, मुख्य भूमिका में लेके आना है। तो ये दो चीजें हैं, इसमें नकारात्मक भाव भी है और इसमें सकारात्मक भाव भी है। नकारात्मक भाव ये है कि इनका हाशियाकरण हो चुका है, सकारात्मक ये है कि इनको हाशियाकरण से मुक्त करके और वापिस से मुख्य भूमिका में लाना है। तो ये पिछड़ी हुई है तो इनका कल्याण करना है। तो ये था नारीवाद। अब यूं तो नारियों के ऊपर चर्चा तब से हो रही है जब पाइथागोरस था। पाइथागोरस करता था कि जितना अधिकार पढ़ने का पुरुषों को है, उतनी बुद्धि किसके पास होती है? महिलाओं के पास। पाइथागोरस की इन्हीं बातों से प्रभावित हुआ प्लेटो। प्लेटो ने यह कहा कि महिला और पुरुष अपनी क्षमताओं में क्या होते हैं? समान होते हैं। तो पहला नारीवादी विचारक हमें कौन दिखाई देता है? प्लेटो दिखाई देता है। प्लेटो के एकेडमी के दरवाजे किसके लिए खुले हुए थे? महिलाओं के लिए। यह पहला महिला समर्थक विचारक था। और ये सीखा कहां से था? ये सीखा था प्लेटो ने स्पार्टा से, क्योंकि स्पार्टा में महिला और पुरुषों में कोई विभेद नहीं किया जाता था। ऐसे प्लेटो कहा जाता था कि चाहे मुद्दा शारीरिक क्षमता का हो, चाहे बौद्धिक क्षमता का हो, महिला और पुरुष में क्षमताएं क्या होती है? समान होती है। वो कहा करता था कि आप जंगल में देखो, शेर अकेला ही शिकार नहीं करता, शेरनियां भी शिकार करती है। तो ऐसे ही इस समाज में भी है। लेकिन प्लेटो के बाद जब हम चर्चा करते हैं अरस्तु की, ये कहा करता था कि महिलाएं हैं, उनमें बौद्धिक क्षमताएं नहीं होती, इसलिए उनको नागरिक का दर्जा नहीं दिया जा सकता। वो घर पे ही ठीक है, उनको राजनीति की जरूरत नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र में अपनी तार्किक क्षमता नहीं होने की वजह से वो वहां विकास नहीं करेगी, वो नागरिक नहीं बनेगी। वो कहां तक सीमित रहेगी? घर तक सीमित रहेगी। तो अरस्तु प्लेटो के विपरीत ये कहा करता था कि इन महिलाओं में काय की क्षमता नहीं होती, तर्क की क्षमता नहीं होती, इसलिए नागरिक नहीं बनेगी और घर पे रहेंगी। बाद में मध्यकाल ने तो इस मुद्दे को ही छोड़ दिया, क्योंकि मध्यकाल को तो इन मुद्दों पे सोचना नहीं था, उनको तो ईश्वर और उनके बारे में सोचना था। मध्यकाल में नारियों पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब जब आधुनिक काल आ गया, तो चाहे वो होब्स था और चाहे वो लोक था, ये भी महिला पुरुष समानता के इस मुद्दे से या तो बचते थे और या फिर महिलाओं को पारिवारिक जीवन तक ही सीमित मानते थे। उनका ये राजनीति का क्षेत्र नहीं है, तो निजी जीवन है, तो निजी जीवन पे हम कोई ज्यादा विस्तृत चर्चा वो कहते नहीं करेंगे। फिर भी ये नारियों को ना पुरुष के बराबर नहीं मानते थे। फिर आया रूसो।
रूसो ने स्पष्टतः कहा कि नारियां चूल्हे चौके तक ही सीमित रहेगी, नारियों में चरित्र बल इतना नहीं होता कि वो समाज में भूमिकाएं निभा सके। तो नारियों को उसने घरेलू भूमिका तक सीमित कर दिया रूसो ने। और रूसो के फिर इन्हीं बातों का विरोध शुरू हुआ और नारियों ने कहा कि हम चूल्हे चौके तक पारिवारिक भूमिकाओं तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हम अभी निजी क्षेत्र से निकल के कहाँ आएंगी, सार्वजनिक क्षेत्र में भी आएंगी। और इन रूसो के विचारों का जो विरोध शुरू किया वो ब्रिटेन की एक महिला थी, मेरी वुलस्टोनक्राफ्ट, वहां से शुरू करते हैं। फिर तो नारीवाद की जो वास्तविक चर्चा की शुरुआत होती है ये मानो ये होती है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद होती है। हालांकि फ्रांसीसी क्रांति में एक बड़ी मजेदार घटना हुई थी कि वो क्रांति जो हुई थी उसमें महिलाओं ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया था, लेकिन बाद में जब अधिकार देने की बारी आई तो उन्होंने किसको अधिकार दिए? पुरुषों को। आप कभी भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जब वहां वो इसका वो क्या ना बिल ऑफ है राइट्स ऑफ मेन देखते हैं, उसमें वुमेन की कोई चर्चा नहीं है। वो आदमियों पुरुषों के अधिकार है, उसमें महिलाओं के अधिकार नहीं है। तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में पुरुषों को अधिकार दिए गए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के, लेकिन उसमें कहीं भी महिला अधिकारों की चर्चा नहीं थी। हालांकि अलम्पत गूज करके एक लड़की थी, उसने कहा भी था कि हमें भी अधिकार चाहिए। तो रोबेस्पियर जैसे लोगों ने, जो कि वहां का गणतांत्रिक तानाशाह था, उसने उसको बुलेटिन पे चढ़ा दिया था। तो ऐसा नहीं है, उस टाइम भी मांग तो की थी स्त्रियों ने, लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ी। इसकी ठीक ठाक सी शुरुआत इस नारीवाद की जहां से शुरुआत होती है वो होती है मेरी वुलस्टोनक्राफ्ट से। मेरी वुलस्टोनक्राफ्ट को अपने अराजकतावाद में पढ़ चुके हैं, जब इसके पति की चर्चा करते हैं, विलियम गॉडविन की। ठीक है, ये नहीं है कि विलियम गॉडविन है इसलिए अपने इसको जानते हैं, इसका अलग अस्तित्व है, विलियम गॉडविन का अस्तित्व अलग है, ये भी अपनी स्वतंत्र पहचान रखती है। जब राजनीति विज्ञान को विज्ञान नाम दिया था, राजनीति विज्ञान, वो दिया था मेरी वुलस्टोनक्राफ्ट ने और विलियम गॉडविन, हम ये भी पढ़ते हैं। तो यहां से शुरुआत करते हैं। अब हमें एक चीज तो समझ में आ गया कि नारीवाद है क्या। दरअसल नारियों की पिछड़ी हुई स्थिति को उजागर करना और उसमें सुधार के प्रयास करना, ये क्या कहलाता है? नारीवाद। नारी के हक में आवाज उठाना ही क्या कहलाता है? नारीवाद। नारियों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाना कहलाता है नारीवाद। हम चर्चा कर रहे हैं कि 1789 की क्रांति के बाद काफी कुछ परिवर्तन हुआ संसार में, और ऐसे में 1792 में एक पुस्तक लिखी गई, विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, नारी अधिकारों का औचित्य है। और इस पुस्तक की लेखिका थी मेरी वुलस्टोनक्राफ्ट। मेरी वुलस्टोनक्राफ्ट बोली कि चलो ये बातें समझ में आती है जो रूस और ये सारे लोग कह के गए, और ये पुरुष प्रधान समाज ये कहता है कि महिलाएं है ना, वो कौन सी भूमिका अच्छी तरह से निभा सकती है? घरेलू और पारिवारिक भूमिका ही अच्छे से निभा सकती है। तो कहते हैं कि पारिवारिक और वो भूमिका भी हम और अच्छे से तब निभा पाएंगे जब हमें क्या कर दिया जाएगा? शिक्षित कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले इसने जो मांग की थी ना, वो शिक्षा की थी कि हम शिक्षित हो जाएंगे ना, तो हम मां के रूप में हो, चाहे वो बहन के रूप में हो, बेटी के रूप में अच्छी भूमिका निभा पाएंगे। तो हमें क्या किया जाए? शिक्षित किया जाए। तो इसने पहले शिक्षा की मांग उठाई, और उसके बाद फिर इसने और मांगे उठाई। फिर वो शिक्षा की है, वो स्वैच्छिक शादी की संस्था की मांग है कि महिलाओं को उनकी इच्छा के बगैर उनकी कहीं शादी न की जाए। फिर उन्होंने रोजगार की मांग उठाई, और फिर एक और महत्वपूर्ण मांग उठाई, कौन सी? मताधिकार की। तो ये वो काल है जब वो शिक्षा, शादी की संस्था, स्वैच्छिक शादी, रोजगार, मताधिकार की मांग उठा रही है। तो हम कह रहे हैं कि ये जो मांगे उठ रही है ये राजनीतिक है, ये जो मांगे उठ रही है ये कौन से अधिकारों की है? नागरिक व राजनीतिक अधिकार। और ये उदारवाद की देन है, क्योंकि उदारवाद कौन से अधिकारों की मांग करता है? राजनीतिक और नागरिक अधिकारों की मांग करता है।
तो पहले दौर का ये वाला था जो आया उभरा नारीवाद। नारियों ने पहले कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र को खोला जाए, वो पुरुषों के लिए नहीं है, वो महिलाओं के लिए भी है। तो अब एक मुद्दे की चर्चा करते हैं। पहले अपने को दो क्षेत्रों को अलग अलग समझना होगा। एक होता है सार्वजनिक क्षेत्र और एक होता है निजी क्षेत्र या घरेलू क्षेत्र। पहले इस पे बहस करनी होगी। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, नौकरशाही, राजनीतिक दल, दबाव समूह, चुनाव गतिविधियां भी कर लो, चाहे चुनाव, कानून निर्माण, ये तो गतिविधियां हैं दो तो, और ये समूह है भांति भांति के। चुनाव तो एक गतिविधि है, काम है, और कानून निर्माण भी एक काम है, कानून को लागू करना, न्याय निर्णय करना, ये तो काम है। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ये सार्वजनिक क्षेत्र होता है। ये काम आपके घर पे नहीं होते। आप विरोध आंदोलन कर रहे हैं, अच्छा। शिक्षा, साहित्य, ये भी कौन से क्षेत्र के काम है? ये भी सार्वजनिक क्षेत्र के काम है। अब आ गया अगर ये खेल, आप कहते गुड्डे गुडिया खेल घर पे भी खेला जा सकता है। उस खेल के नहीं, खेल तब आता है जब आप घर से बाहर जाके स्टेडियम में दूसरे अपने प्रतिद्वंदी के साथ टीम बना के खेलते हैं, वो वाला खेल। तो शिक्षा, साहित्य है, खेल है, या ये वाली गतिविधियां, ये सारी कौन सी गतिविधियां हैं? सार्वजनिक क्षेत्र की। इनको अलग कर लेते हैं, इनको राजनीतिक सार्वजनिक गतिविधियां मान लेते हैं। ये वो सार्वजनिक गतिविधियां हैं जिनका संबंध है राजनीतिक क्षेत्र से। है तो बाहरी क्षेत्र है, लेकिन संबंध किससे है? राजनीति से है। धर्म कैसी गतिविधि है? बहस के ऊपर मुद्दा है। कुछ कहते हैं धर्म निजी मामला होता है, कुछ कहते हैं धर्म सार्वजनिक मामला, धर्म को छोड़ देते हैं। चलो अब आ गया है निजी क्षेत्र। ये बिल्कुल आपको सिंपली समझ में आ जाएगा। ये जितने भी पारिवारिक दायित्व होते हैं, ये सारे कौन से क्षेत्र में आते हैं? पारिवारिक दायित्व। ये जो पति और पत्नी के संबंध होते हैं, ये बच्चों की जो पैदाइश है, ये जो बच्चों की देखभाल है, ये जो रसोई का काम है, ये जो घरेलू श्रम है, जो घर पे किया जाने वाला सफाई उपाई, सारे कपड़े उपड़े वाले, वो कौन से क्षेत्र में आते हैं? ये निजी क्षेत्र पे आते हैं। तो ये घर के दायरे में होते हैं। पारिवारिक दायित्व, ठीक है, माँ के प्रति, बाप भाई बहन, इनके प्रति जो भी दायित्व है, पति पत्नी के जो संबंध है, बच्चों की पैदाइश है, बच्चों की देखभाल है, घरेलू काम है, रसोई चूल्हा चौका, ये सारे काम कौन से क्षेत्र में आते हैं? निजी। इसको प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं। अब ये जो मेरी वुलस्टोनोक्राफ्ट थी, ये बोली कि महिलाएं हैं, उनकी भूमिका है कहाँ? नहीं, सार्वजनिक क्षेत्र में उनकी कोई भूमिका नहीं है। उनको खेल में, साहित्य में, या फिर राजनीतिक इस क्षेत्र में कहीं कोई भूमिका नहीं दी जा रही है। तो क्या इनको वो भूमिकाएं दी जाए और महिलाओं को और पुरुषों को क्या किया जाए? समान किया जाए। जो अधिकार पुरुषों को मिले वो अधिकार किसको दिए जाए? महिलाओं को भी। जैसे पुरुष पढ़ते हैं, पुरुष साहित्य लिखते हैं, पुरुष वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं, वो प्रयोगशालाओं में जाते हैं, खेल मैदानों में जाते हैं, विधायिकाओं में जाते हैं, चुनाव लड़ने जाते हैं, वो दल बनाते हैं, दबाव समूह बनाते हैं, वो नौकरियां करते हैं, चाहे वो फैक्ट्रियों में हो, चाहे ऑफिसों में हो, चाहे नौकरशाह के रूप में हो। वो सारे अधिकार भी हमें दिया जाए। जीवन का अधिकार दिया जाए, संपत्ति का अधिकार दिया जाए, वोट का अधिकार दिया जाए, ये अधिकार हमें दिए जाए। तो ऐसे करके और मैरी वुलस्टोनोक्राफ्ट ने एक नारीवाद की मुहिम खड़ी की और ये कहा कि हमें पुरुषों के क्या किया जाए? पुरुषों के समान अधिकार दिए जाए। उसके बाद कुछ और विचारकों ने इनका सहयोग किया। फिर हुआ क्या कि ये अधिकार महिलाओं को मिल गए। तो फिर महिलाओं ने कहा कि नहीं, अब हमें सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं, महिलाओं के साथ जो गड़बड़ होती है वो किस क्षेत्र में होती है? निजी क्षेत्र पे होती है। तो हमें अधिकार कहाँ दिए जाए? इस निजी क्षेत्र के अंदर दिए जाए, यहाँ अधिकार चाहिए हमें। ये जो पारिवारिक भूमिकाएं ये बांट दी गई है ना, इनका बंटवारा पुनः होना चाहिए। हमें इन अधिकारों से कोई शिकायत नहीं है। हमें तो शिकायत किस क्षेत्र से है? निजी क्षेत्र से। यहाँ का सारा काम हमें सौंप दिया गया है, ये सारे दायित्व।
तो लिंग के आधार के ऊपर ये कहा गया है कि तुम्हारे काम ये है, जबकि लिंग तो ये कहता ही नहीं है। शेर ये कहता, ये थोड़ी कहता शेरनी है ना वो घर पे काम करेगी और शेर शिकार करना जाएगा, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं, तो वो दोनों शिकार करने जाते हैं। तो निजी क्षेत्र में जो पुरुष डोमिनेंट है ना, वो पुरुष डोमिनेंट नहीं होना चाहिए। तो अब उन्होंने फिर निजी क्षेत्र में भी पुरुष वर्चस्व को क्या दे दी, चुनौती दे दी। तब एक नए प्रकार का नारीवाद पैदा हुआ। फिर ये नारीवाद है, इसने पुरुषों को चुनौती दी। तो इसने कहा महिला और पुरुष समान नहीं है, बल्कि महिला और पुरुष असमान है। पुरुष बड़ा है और महिलाएं छोटी है। ये हमारा शोषण करते हैं, हमारा लैंगिक शोषण करते हैं, हमारे घरेलू श्रम का शोषण करते हैं। तो इन्होंने कहा कि ये स्थिति बदलनी चाहिए। फिर ये पूरा हो गया। ये चल ही रहा था कि इतने में फिर गड़बड़ हो गई। कुछ नारियों ने कहा ये तो तुम्हारा संकट है, गोरी नारियों का, कि तुम्हारे पुरुष क्या करते हैं, शोषण करते हैं। हम तो ऐसी नारियां हैं, जैसे अश्वेत नारियों ने कहा कि हमारा तो दोहरा शोषण होता है, हमारा घर पे लैंगिक शोषण होता है, बाहर जाते हैं तो हमारा रंग की वजह से क्या करते हैं, गोरे पुरुष और गोरी महिलाएं हमारा शोषण करती है। तुम्हारा तो सिर्फ घर पे पुरुष शोषण करते हैं, हमारे तो गोरी नारियां तक हमारा शोषण करती है, वो हमें अश्वेत कह के चिढ़ाती है। तो इसका तात्पर्य है कि नारियों के संकट भी एक प्रकार के नहीं होते, वो बहुविध संकट होते हैं। तो एक नए प्रकार का और नारियों की मांगे उठ गई। औपनिवेशिक देशों की नारियों ने अलग मांगे शुरू कर दी, इकोलॉजी की दृष्टि से नारियों ने अलग मांगे शुरू कर दी, अश्वेत नारियों ने अलग ही मांगे शुरू कर दी, थर्ड वर्ल्ड की नारियों ने अलग ही मांगे शुरू कर दी। अब कहा पहले कि नारी और पुरुष समान होना चाहिए, पहली मांगे ये उठी। फिर कहा नहीं, नारी और पुरुष क्या है, अलग अलग है, नारियां विशिष्ट है, वो पुरुषों के चक्कर में नहीं पड़ेगी। तीसरी ने कहा कि नारियां नारियों से भी क्या होती है, अलग होती है। समस्त नारियां एक दूसरे से क्या होती है, अलग होती है, उनके दुख है अलग होते हैं। अब उन्होंने पुरुषों को छोड़ दिया, कौन आपस में आ गई, नारियां नारियों के विरुद्ध अपने नए अधिकारों की मांग करने लगी। अब ये जो नारीवाद का फलक था ये बहुत ज्यादा व्यापक हो गया था। तो ऐसे करके और नारीवाद फिर बढ़ता गया। तो हमारे सामने कितने प्रकार का नारीवाद प्रकट हुआ, 3 प्रकार का नारीवाद प्रकट हुआ। और हम उसकी 3 लहरें भी करेंगे। उससे पहले मैं आपको 3 प्रकार का पहले नारीवाद करवाता हूं, फिर आपको नारीवाद समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन जहां से बढ़ना शुरू करेंगे मैं आपको बताता जाऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके। ये तो मुद्दा समझ में आ गया। आपको इन 2 चीजों पे हमेशा ही ध्यान रखना है, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र, पब्लिक स्फीयर और प्राइवेट स्फीयर। राजनीति कैसी गतिविधि है अभी पता चल जाएगा। हम कह रहे हैं गलत हैं, हम हमारे शब्दों में पुरुष बोल रहे हैं, महिलाएं नहीं बोल रहे। थोड़ी देर महिलाएं बोलेगी तो आपको पता चल जाएगा राजनीति पब्लिक स्फीयर नहीं है, बल्कि राजनीति प्राइवेट स्फीयर भी होती है। अभी थोड़ी देर में हम समझ जाएंगे इन बातों को। तो हम नारीवाद कितने प्रकार का करेंगे, 3 प्रकार का नारीवाद। बिल्कुल आपके मन में इनकी तस्वीर पहले बन चुकी है। 3 प्रकार का नारीवाद है। एक वो सबसे पहले जो नारीवाद पैदा हुआ वो था उदारवादी नारीवाद। पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। एक क्वेश्चन याद हो गया है कि नारीवाद की मदर कौन है, मैरी वुलस्टोनोक्राफ्ट। ये वो नारीवाद है जिसने राजनीतिक व नागरिक अधिकारों की मांग की। इसने पुरुष समानता की चर्चा की कि महिला और पुरुष क्या है, समान है। इन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र को खोलने की बात कही महिलाओं के लिए। और इन्होंने, हमने अभी चर्चा की थी भांति भांति के क्या मांगे, अधिकार मांगे। उनमें अधिकार मांगा इन्होंने शिक्षा का, इन्होंने अधिकार मांगा रोजगार का, इन्होंने अधिकार मांगा संपत्ति का, पहले तो ये मांगे, और इन्होंने अधिकार मांगा जीवन का। ये भी महिलाओं के लिए ये अधिकार भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मुझे अच्छी तरह से पता है, आज से 41 साल पहले, 5-6 मैं 7-8 साल का था, तब मैंने ना इन मुद्दों पे थोड़ी थोड़ी समझ विकसित कर ली थी।
तो ये कह रहे हैं ना, ये जो जीवन का अधिकार है कि नारियां ये क्या मांग रही, इनको जीवन का अधिकार तो पुरुषों के साथ मिल ही गया था, नहीं मिला था। भारतीय समाज में अब जाके जब लड़कियां पढ़ लिख गई है ना, तब जाके इनकी स्थिति में सुधार हुआ है पिछले 15-20 साल में। उससे पहले बहुत ही बुरे हालात थे। पहले ना आपके लिए ना जो 15-1 साल में जो जवान हुए हैं ना, और जो जो दुनिया को देखना शुरू किया, उनको आज से 40 साल पहले समाज का नहीं पता भी महिलाओं के साथ किया क्या जाता था। दहेज एक बहुत बड़ा क्या हुआ करता था, संकट हुआ करता था। आज भी बहुत बड़ा संकट है। मैं मेरे खुद के परिवार में मेरे सामने मेरे साथ ऐसा हो चुका है। ठीक है, मेरी बहन बेटियों भांजियों के साथ ऐसा हो चुका है। बोले इतने मूर्ख लोग होते हैं कि आप उनको पूछो मत, आप उनसे बातें मत करो। ठीक है, तो मेरे गांव में हर साल 2 साल में एक घटना जरूर होती थी कि ठाक होनी बीननी के ठाके हो। जब ये था ना कि ठाक होनी बीननी के ठक्के हो, और जल्दी जल्दी बीननी का क्या कर दो, दाह संस्कार कर दो, जब तक उसके पीर वाले आए और पुलिस आई उससे पहले पहले। तो इसका मतलब उसके जीवन का अधिकार को छीना, मतलब वो बिल्कुल ही दोयम दर्जे को मानते नहीं थे। बस ये है, मतलब कुछ औरतें मिलके, सासू वासू ननदे मिलके, और पुरुष उनके साथ हो जाता था, पुरुष आंख मीच लेता था, मिलके सरियाम गला घोट देती थी, कुछ बनता भी नहीं था। या क्या कर दो कि बिंदनी नहीं काम करी, बिंदनी का आग लग गई गए। ठीक है, पकड़ के सरेआम छोटे मोटे दहेज के लिए, छोटे मोटे मुद्दों के लिए आग लगा दी जाती थी। तो उन्होंने फिर ऐसा ही ना, शुरुआती समाज ऐसे थे, ब्रिटिश समाज कौन सा कम थोड़ा, उससे वो पाश्चात्य समाज थे। ये तो 300-400 सालों में स्थितियां बदल गई। तो उन्होंने कौन सा अधिकार मांगा, जीवन का अधिकार मांगा। तो ये शुरुआत में ये अधिकार मांगे, आराम से मिल जाएंगे, शिक्षा का, रोजगार का, संपत्ति का, जीवन का। फिर वो जब ये अधिकार थोड़े थोड़े मिलने लगे ना, तब उन्होंने कौन सा अधिकार मांगा, वोट का। उन्होंने कौन सा अधिकार मांगा, मताधिकार का अधिकार मांगा। उन्होंने राजनीतिक अधिकारों की मांग शुरू कर दी, प्रतिनिधित्व की मांग शुरू कर दी। तो ऐसे करके और कौन सा नारीवाद पैदा हुआ, उदारवादी नारीवाद पैदा हुआ, जिसने राजनीतिक और नागरिक अधिकारों की मांग की। और इसकी प्रणेता कौन है, मेरी वुलस्टोनोक्राफ्ट है। बाद में और विद्वानों ने इसमें सहयोग किया। तो ये वो वाला उदारवादी नारीवाद है। इसने सार्वजनिक क्षेत्र में समानता मांगी। फिर एक और नारीवाद पैदा हुआ, उसको हम बोलते हैं समाजवादी नारीवाद। सोशलिस्ट फेमिनिज्म। बहन आगे आ जा, तो आगे आ जा, यहाँ नहीं, पीछे क्या वो हीटर है क्या? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ भाई, वो पीछे कह रही है पीछे गर्मी है, तो मैं उसको कह रहा हूँ आगे आ जा। अब तेरे तो ना, तेरी कंडीशनिंग होगी, तेरे को उस जगह से क्या हो गया है, प्रेम हो गया उस जगह से। अब तेरे को जहां से छेड़ा जाएगा ना, तो दिमाग में क्या पैदा होगी, हलचल होगी। वो एक मैं मरी हुई गाय की कहानी सुनाता हूँ ना, तेरे दिमाग में एक मरी हुई गाय बैठी हुई है, तो वो जगह छोड़, या ऐसी चल रहा है, उसके नीचे आ जा, आगे आ जा। है नहीं चल रही क्या? तो उसको बुलाओ ना, फिर जा गया उसा कमाल कर रहे। चाहे समझ में आए चाहे नहीं है, भौतिक फायदे तो उठाओ, हमारी बात को मानने तो ये तो फायदा उठाओ। पैसे की जो बड़ी वसूली होगी वो कहाँ से होगी, इन्हीं से। भाई यहाँ कुछ टूटेगा फूटेगा तो कुछ तो वसूल होगा, कुछ चलेगा तो खर्चा लगेगा इनका, तो कुछ तो वसूली होगी। हम कौन सा नारीवाद कर रहे हैं, समाजवादी नारीवाद। ये एक नए प्रकार का उभर आया। इन्होंने कहा कि महिलाएं हैं ना, उनके जो शोषण का मूल कारण है, वो कौन सा कारण है, आर्थिक कारक उनके शोषण के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये जो महिलाएं हैं, ये तब तक शोषित रहेंगी जब तक कि इनकी आर्थिक स्थिति ठीक है नहीं हो जाती। तो जब तक पूंजीवाद रहेगा तब तक तो लैंगिक शोषण रहेगा, क्योंकि पुरुष होते हैं ना, ये पूंजीवादी सोच वाले होते हैं। तो जिस दिन पूंजीवाद समाप्त होगा ना, उस दिन समाज से महिलाओं का शोषण भी अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। तो इन्होंने जो मांग की ना, वो बताओ कौन से अधिकारों की मांग की, वेरी गुड, आर्थिक व सामाजिक अधिकारों की मांग की महिलाओं के लिए। पूंजीवाद की समाप्ति की बात की, और महिलाओं को एक श्रम करने वाले मजदूर के बारे में दिखाया, जो फैक्ट्री में मजदूरी नहीं करती बल्कि कहां काम करती है,
घर पे काम करती है। और ये तक कहा कि मजदूर का तो फिर भी घंटे निश्चित है कि वो 8-10 घंटे काम करता है, लेकिन महिलाएं तो कितने घंटे काम करती है? महिलाएं तो 24 घंटे काम करती है, उनके श्रम की कोई वैल्यू भी नहीं है। तो ऐसे करके फिर एक समाजवादी नारीवाद उभरा, जिसने आर्थिक व सामाजिक अधिकारों की मांग की, आर्थिक सुदृढ़ता की मांग की, महिलाओं की स्थिति में सुधार की मांग की, उनकी बेसिक नीड्स की कंप्लीट करने की बात की। तो इन्होंने कहा कि जो लैंगिक भेद है उसके मूल में कौन सा भेद है? आर्थिक भेद है। तो ये दो वर्ग है, एक पुरुष और एक महिला। पुरुषों की सोच है वो पूंजीवादी है, महिलाएं वो श्रमिक की तरह है। तो तभी इनका छुटकारा मिलेगा जब पूंजीवाद की समाप्ति हो जाएगी। तो ऐसे करके एक और नारीवाद उभरा, जिसको हम कौन सा बोलते हैं? समाजवादी नारीवाद बोलते हैं। तीसरा एक, ये जब नारीवाद आ गया तब 1950 के बाद एक और नारीवाद उभरा, जिसको हम कौन सा बोलते हैं? रेडिकल नारीवाद बोलते हैं। इन्होंने ये कहा कि नारियों को ये अधिकार मिल चुके हैं, नारियों को ये भी मिल चुके हैं, तो ये तो मुख्य क्षेत्र ही नहीं है। इन्होंने कहा कि ये जो जितने भी उदारवादी हैं और जितने भी समाजवादी है, ये सब पुरुष हैं। तो अब तक जो लेखन किया गया है, चाहे वो धारा उदारवादी हो चाहे मार्क्सवादी हो, वो पुरुषों की देन है, महिलाओं की कोई देन नहीं है। तो उन्होंने उदारवाद को भी नकार दिया और समाजवाद को भी नकार दिया कि ये कोई मुख्य क्षेत्र नहीं है। मुख्य क्षेत्र सार्वजनिक है ही नहीं, मुख्य क्षेत्र तो क्या है? निजी है। मुख्य क्षेत्र तो घरेलू है। और जो मुख्य शोषण है वो आर्थिक शोषण है ही नहीं। कौन सा शोषण है? लैंगिक शोषण है, घर पे श्रम का शोषण है। तो मुद्दा न तो इकोनॉमिक है, न मुद्दा पॉलिटिकल है, और न ही मुद्दा सिविल का है, मुद्दा है जेंडर का। तो इन्होंने रेडिकल नारीवादियों ने फिर किसको सेंटर में लाई? ये जेंडर को, जेंडर गैप को, लैंगिक भेद को सेंटर के अंदर लाई। ये है क्या? इसी की वजह से भूमिकाएं बदल दी गई है हमारी। तो ये ऐसे करके एक नया रेडिकल नारीवाद पैदा हुआ, और ये आया 1950 के बाद। तो ये 3 प्रकार का हम नारीवाद मुख्यतः करते हैं। हालांकि आज हम बहुत सारे प्रकार का करेंगे, लेकिन मुख्यतः कितने प्रकार का किया है? 3, उदारवादी, समाजवादी और रेडिकल नारीवाद। इसमें से नारियों की जो वास्तविक स्थिति है, जो पुरुषों से थोड़ी अलग सोचती है, वो कौन है इनमें से जो पुरुषों से अलग सोचती है? ये बिल्कुल अलग सोचती है। इन्होंने एक नए क्षेत्र की पहचान कर ली है। इन्होंने तो महिलाओं की कौन सी पहचान की थी? कि वो राजनीतिक रूप से पिछड़ी हुई है और वो नागरिक के रूप में पिछड़ी हुई, उनको नागरिकों वाले सारे अधिकार नहीं, जबकि नागरिकता उस देश में रहती है। इन्होंने किस शोषण को ढूंढा? आर्थिक शोषण। लेकिन उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के बजाय निजी क्षेत्र में जेंडर का जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो लैंगिक शोषण होता है, उसकी खोज उन्होंने मुद्दा बनाया। ये था रेडिकल नारीवाद। हमने 3 प्रकार का नारीवाद किया। आज हम कोई 7, 8, 10 प्रकार का कोई नारीवाद करेंगे। अब मैंने कहा नारीवाद है ना, एक बहुत ही व्यापक अवधारणा है, एक छतरी है। इस छतरी में 3 प्रकार की लहरें समाहित है। ये मान लें कि एक समुद्र है नारीवाद, एक जिसमें कितनी नदियां मिलती है, 3 अलग अलग लहरें आके मिलती है, तब जाके नारीवाद कंप्लीट होता है। तो नारीवाद की अब तक कितनी लहरें आई है? 3 लहर। वर्तमान में तीसरी लहर चल रही है। तो अब हम वेव्स ऑफ फेमिनिज्म करेंगे, नारीवाद की लहरें करेंगे। वेव्स ऑफ फेमिनिज्म, नारीवाद की लहरें। और कितनी लहरें करेंगे? 3 वेव्स ऑफ फेमिनिज्म करेंगे, 3 लहरें करेंगे। हम पहले चर्चा करते हैं नारीवाद की प्रथम लहर। नारीवाद की प्रथम लहर का आगमन तब हुआ जब आधुनिक युग का आगमन हुआ, जब समाज में औद्योगिकरण हुआ, जब समाज का पुनर्जागरण हुआ, तब नारीवाद का एक पहली लहर आई। ये वो युग है जब क्या हावी हो रहा है? उदारवाद हावी हो रहा है। अब चूंकि उदारवाद हावी हो रहा था, तो पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी लोक पढ़ने को मिल रहा था। उन्होंने भी होब्स को पढ़ा था,
उन्होंने भी एडम स्मिथ को पढ़ा था, तो उनको भी पता चला कि ये उदारवाद अकेला पुरुषों के लिए नहीं है, किसके लिए है? महिलाओं के लिए भी है। तो चाहे अधिकार वो जीवन का हो, चाहे वो अधिकार विचार अभिव्यक्ति का हो, और चाहे वो अधिकार संपत्ति का हो, चाहे शिक्षा का हो, और चाहे वो प्रतिनिधित्व का और वोट का अधिकार हो, ये सारे अधिकार किसको मिलने चाहिए? महिलाओं के अलावा, उसके पुरुषों के अलावा महिलाओं को भी मिलने चाहिए। तो इस प्रथम लहर में जो नारीवाद पैदा हुआ वो कौन सा हुआ? पहले उदारवादी नारीवाद पैदा हुआ। इसने पुरुषों के साथ समानता की चर्चा की। इन्होंने ये कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र अलग होता है, और क्योंकि उदारवादी दोनों क्षेत्रों को क्या मानते हैं? अलग अलग। तो ये सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र को क्या मानता है? ये वाला नारीवाद अलग अलग मानता है। और ये महिलाओं की भूमिका कहां चाहता है? सार्वजनिक क्षेत्र में चाहता है। ये कोई इनका जुड़ाव नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र अलग होता है, निजी क्षेत्र अलग होता है। महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकारों की मांग की, महिला पुरुष समानता की चर्चा की, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में विभेद की चर्चा की, क्योंकि ये उदारवाद से प्रभावित है। इस प्रथम लहर की जो मुख्य मांग शुरुआत में उठी, वो बाकी मांगों के अलावा मुख्य मांग थी, वो थी मताधिकार की। ये मुख्य मांग थी। देखिए, जीवन का, विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता का, अंतःकरण का, संपत्ति का, शिक्षा का, रोजगार का, ये अधिकार तो मांगा ही मांगा। मुख्य अधिकार क्या मांगा? मत। इसमें प्राप्त करने में सबसे ज्यादा जोर आया इनको। ये वो युग था जब पहले इन्होंने कौन से अधिकारों की मांग की? नागरिक अधिकारों की मांग की। नागरिक अधिकार में जीवन का अधिकार, नागरिक अधिकार में विचार व अभिव्यक्ति का अधिकार, इसी में संपत्ति का अधिकार, इसी में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार करने का अधिकार, अनुबंध की स्वतंत्रता, ये सारे, अंतःकरण की स्वतंत्रता, ये कौन से अधिकार थे? नागरिक अधिकार। अब देखिए, नागरिक अधिकार तो आ गए हैं, ये आसानी से मिल गए इनको, हालांकि मांग की इन्होंने, लेकिन कौन से अधिकार में टाइम लगा इनको? मताधिकार। ये इन्होंने लंबा आंदोलन चलाया मताधिकार का। तो प्रथम लहर को हम मुख्यतः कहते हैं कि इसका संबंध किससे था? ये पहली लहर मताधिकार की लहर थी। इसकी शुरुआत कर दी थी कि हमें भी वोट का और प्रतिनिधि बनने का अधिकार हो, वो कर दी थी वुलस्टर्ना कराफ्ट ने। फिर एक सम्मेलन हुआ यूएस में, महिलाओं का बहुत बड़ा सम्मेलन 1848 के आसपास। वुलस्टर्नक्राफ्ट ने ये मांगे कब की? 1792 में। वो सम्मेलन का नाम भूल गया, फोक्सवैगन है क्या है वो? हाँ, सेनेका फॉल्स, सॉरी, सेनेका फॉल्स कोई जगह है यूएस में। वहां महिलाओं ने मताधिकार की मांग की 1848। फिर आ गया जेएस मिल, और जेएस मिल के ऊपर प्रभाव था उसकी पत्नी हैरियट टेलर का। तो जेएस मिल ने पुस्तक लिखी, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, नारियों की अधीनता। नारियों, जेएस मिल की पुस्तक, नारी, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। तो ये कुछ शुरुआती पुस्तकें हैं, ये तो आप याद रखना, नारियों की अधीनता। और जेएस मिल ने फिर नारी अधिकारों की उदारवादी मांगों को बढ़ावा दिया, क्योंकि थोड़े समय तक खुद है ना वहां की हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य रहा हुआ है जेएस मिल। तो जब ये वहां का सदस्य था तो उसने वहां नारियों को मताधिकार देने का क्या रखा था? बिल रखा, लेकिन संसद ने उस बिल को पारित नहीं किया। हैरियट टेलर थी। अब ये मांग धीरे धीरे जोर पकड़ने लगी। फिर ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, पश्चिम यूरोप के अन्य देशों, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, यहां भी नारियों ने अपने मताधिकार को लेकर आंदोलन छेड़ दिए। फिर 70 देशों के कानों पे जूं रेंगी पुरुषों के कानों में कि महिलाओं को भी मताधिकार देना चाहिए। तो फिर ऐसा जो पहला मताधिकार दिया गया वो 1893 में न्यूजीलैंड में दिया गया। तो आप 2-3 देशों का याद रखना, महिला मताधिकार सबसे पहले कहां मिला? न्यूजीलैंड में मिला 1893 में।
देखो मुझे तो बहुत ज्यादा याद नहीं है। फिर 1920 के आसपास मिला ये कहाँ, यूएस में। 1928 में मिला ये यूके में, और 1945 में मिल गया ये फ्रांस में। ये 3-4 सन याद रखना। तो शुरुआत किससे हुई थी, न्यूजीलैंड से 1893 से। बड़े बड़े देश जितने आप उससे ज्यादा याद कर लेना। 1920 में अमेरिका में मिल गया, 1928 में ब्रिटेन में मिल गया, और 1945 में फ्रांस में मिल गया। बताओ सबसे लेट कहाँ मिला, स्विट्जरलैंड में 1973 1973 में कहां जाके मिला। हम कहते हैं कि स्विट्जरलैंड इतना सुखी समाज है, उसने महिलाओं को मताधिकार नहीं दिया। तब महिलाओं ने लगभग 150 साल तक लड़ाई लड़ी थी, तब जाके महिलाओं को कौन सा अधिकार मिला, मताधिकार। भारत संसार का एक ऐसा ग्रेट कंट्री है जिसने एक ही झटके में बिना किसी भेदभाव के समस्त लोगों को क्या दिया था, यूनिवर्सल सरफेस सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार एक साथ। बाकी सभी देशों में ये ग्रेडेबल तरीके से आया है, चरणबद्ध तरीके से आया है। पहले दिया गया अमीरों को, पूंजीपतियों को, फिर दिया गया शिक्षितों को जो मध्यम वर्गीय थे, फिर धीरे धीरे दिया गया पुरुष लेबर को, और अंत में किसको दिया गया, महिलाओं को ये अधिकार। तो बहुत बाद में जाके अधिकार मिले थे ये। न्यूजीलैंड, यूएस, यूके, और 45 में कहा मिला ये फ्रांस में मिला। अब महिलाओं की 2 बड़ी अधिकार मांगे पूरी हो गई है। कौन कौन सी, एक पूरी हो गई है नागरिक अधिकार, दूसरे पूरे हो गए हैं राजनीति। अब इनको प्रतिनिधित्व का, वोट डालने का, सरकार की आलोचना करने का सारे अधिकार मिल गए। तो अब प्रथम लहर का जो उदारवाद वाला पक्ष था वो क्या हो गया, थोड़ा सा धीमा हो गया। तो इसके जो मुख्य विचारक है वो कौन है, वुलस्टोनोक्राफ्ट है, जेएस मिल है, और उसकी पत्नी हैरियट टेलर है। हालांकि एक दूसरी लहर में एक उदारवादी नारी आई थी, बेटी फ्रीडन। उसको आधुनिक उदारवादी बोलते हैं, नाम है बेटी फ्रीडन। तो लेकिन ये दूसरी लहर में आई थी ये उदारवादी बेटी फ्रीडन। ये लो जी। अब ये तो मिल गए हैं। अब इसी के पैरेलल थोड़े समय बाद एक और प्रथम लहर में एक और प्रकार का नारीवाद उठा, जिसे हम कहते हैं समाजवादी नारीवाद। तो प्रथम लहर में 2 प्रकार का नारीवाद था। जो फर्स्ट वेव आई, पहली आंधी आई, उसमें कितने प्रकार का नारीवाद आया, 2, एक उदारवादी और दूसरा समाजवादी। अब हम एक और प्रकार का प्रथम लहर में आया हुआ जो नारीवाद है उसकी चर्चा करेंगे। प्रथम लहर में अभी हमने किसकी चर्चा की है, हाँ एक ही तो चर्चा की है हमने। कौन से नारीवाद की चर्चा की है, उदारवादी नारीवाद। अब इसमें एक और नारीवाद आया जिसको हम क्या बोलते हैं, समाजवादी नारीवाद। उदारवादी नारीवाद की वजह से समाज में फिर फ्रैक्शन पैदा हो गया और समाज सर्वहारा और बुर्जुआ में बंट गया, अमीर और गरीब में बंट गया। गरीबों की हालत बहुत ज्यादा खस्ता हो गई। ऐसे में फिर गरीबों की स्थिति में सुधार करने के लिए अलग अलग विचारक आगे आए। ऐसे विचारकों में एक महत्वपूर्ण विचारक था जेएस मिल, जिसने प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी का जब एक और नया संस्करण लिखा, चौथा, तो उसमें कहा कि इनकी हालत सुधारने की आवश्यकता है और राज्य को ये काम करना चाहिए कि वो मजदूरों की हालत सुधारे। फिर ऐसी ही चर्चाएं बाद में टीएस ग्रीन, थॉमस हिल ग्रीन ने की, जब उसने कहा कि राज्य को बाधाओं में क्या पैदा करनी पड़ेगी, बाधा, उसको ये शराबखोरी और अशिक्षा के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। लेकिन ऐसी जोरदार मांग जो कि गरीबी और मजदूरों की शोषण स्थिति को हटाने की, वो की कार्ल मार्क्स थे। तो फिर एक नए प्रकार की दुनिया उभर रही थी जिसको नया आकार कौन दे रहा था, मार्क्सवाद। कार्ल मार्क्स ने महिलाओं की स्थिति पे कोई चर्चा नहीं की, बहुत बड़ी चर्चा नहीं की। उसने कहा कि जितने भी समस्त प्रकार के संकट है उनके मूल में कौन सा संकट है, आर्थिक संकट है। ये सुधर गया उस दिन समाज में समस्त प्रकार के शोषण क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो विभिन्न प्रकार के शोषण की अलग से चर्चा करने की जरूरत नहीं है।
चाहे वो धार्मिक शोषण हो, चाहे वो जातीय शोषण हो, चाहे वो नस्लीय शोषण हो, चाहे वो राजनीतिक शोषण हो, चाहे वो लैंगिक शोषण हो, समस्त शोषण आर्थिक शोषण पे निर्भर है। तो जिस दिन आर्थिक शोषण समाप्त होगा उस दिन सारे शोषण भी समाप्त हो जाएंगे, उसने ये कहा। लेकिन इसने स्त्रियों के लिए अलग से चर्चा नहीं की। तो इस मार्क्स का दोस्त एंगल्स, इसने एक पुस्तक लिखी, ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट। फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट। इसने महिलाओं के साथ बरते जाने वाले लैंगिक भेद की चर्चा की। और इसमें पुस्तक में यह लिखा कि जो पहला जो सर्वहारा था, पहला जो मजदूर था वो महिला थी। ये उस दिन पैदा हुई जिस दिन क्या बनाई गई थी, परिवार बना था। परिवार बना इसलिए था कि पुरुष ने किसको कब्जे में ले लिया, महिला को कब्जे में ले लिया और उससे अपना काम करवाने लगा, उससे घरेलू श्रम करवाने लगा। तो परिवार की उत्पत्ति ना बड़ी सोच समझ के पुरुष ने की थी, महिला का शारीरिक शोषण करने के लिए, उसके श्रम का शोषण करने के लिए, उससे घरेलू काम करवाने के लिए। तो पहली गुलाम, पहली शोषित इस पृथ्वी पे कौन थी, वो महिला थी। फिर क्या पनपी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, और फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए क्या बना, स्टेट। तो इसने कहा कि ये जो क्षेत्र है ना, फैमिली का क्षेत्र है, ये मूलतः किस शोषण के ऊपर टिका हुआ है, आर्थिक शोषण पे टिका हुआ है। तो इसने ये कहा कि ये दोनों मुद्दे एक बराबर है, आर्थिक मुद्दा और लैंगिक मुद्दा। आप कहते हो कि लैंगिक शोषण हो रहा है तो मुख्यतः वो आधारित किसके ऊपर है, आर्थिक शोषण के ऊपर है। तो आपको लैंगिक क्रांति करने की जरूरत नहीं है। कौन सी क्रांति करनी पड़ेगी, वर्गीय क्रांति करनी पड़ेगी। तो महिलाओं को जो सोचना चाहिए वो ये सोचना चाहिए कि उनका शेष जो लैंगिक शोषण है वो किस शोषण पे आधारित है, आर्थिक शोषण के ऊपर आधारित है। तो जब तक पूंजीवाद और लैंगिक शोषण ये सहवर्ती है, जब तक पूंजीवाद रहेगा महिलाओं का शोषण जारी रहेगा। क्योंकि पूंजीवाद ये कहता है, अन्य धाराओं के साथ साथ ये मूल्य भी मन में बिठाता है कि महिलाओं का क्षेत्र निजी है, उनको वहां से बाहर आने की जरूरत नहीं है। तो ये पूंजीवादी मानसिकता है कि पुरुष बाहर रहेगा और महिलाएं घर में रहेगी। जब तक पूंजीवाद समाप्त नहीं होगा ये मानसिकता भी समाप्त नहीं होगी। तो जिस दिन पूंजीवाद समाप्त होगा उस दिन ये मानसिकता भी समाप्त हो जाएगी। उस दिन महिलाओं को चूल्हे चौके से मुक्त कर दिया जाएगा। उस दिन महिलाएं वो काम करेगी जो उनकी इच्छा है। तो फिर चूल्हे चौके का काम वो सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार, राज्य अपने आप करवाएगा। जो जहां विशेषज्ञ और सामूहिक रसोइयां बन जाएगी और वहां फिर या तो जो जिसकी इच्छा है तो पुरुष है स्पेशलिस्ट तो वो वहां खाना बनाएगा, महिला स्पेशलिस्ट तो वो खाना बनाएगी। बाकी महिलाएं है ना, अब सिर्फ महिलाएं ही बच्चों की देखभाल और रसोई का काम नहीं करेगी, बल्कि ये छोटी छोटी इकाइयां बन जाएगी, वो सामूहिक रूप से इन चीजों का संचालन किया करेगी। अब महिलाओं के ऊपर पूरा भार नहीं होगा, बल्कि अब भार का बंटवारा हो जाएगा। ऐसे छोटे छोटे समूह, स्वैच्छिक समूह बन जाएंगे, वो रसोई भी संभाल लेंगे और वो परिवार में बच्चों की देखभाल भी संभाल लेंगे। लेकिन उसके लिए पहले क्या करना होगा, वर्गीय क्रांति करनी होगी। तो आर्थिक शोषण और लैंगिक शोषण इंटरकनेक्टेड है, कौन कहते हैं, मार्क्सवादी। तो उसमें जो मुख्य ध्यान है वो किस पे देना है, ये समाप्त होते ही ये अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। चूंकि महिलाओं के पास संपत्ति नहीं है, चूंकि महिलाओं के नाम फैक्ट्रियां नहीं है, उनके नाम जमीनें नहीं है, वो कोई काम नहीं करती, उनके पास संपत्ति नहीं है, इसलिए उनका क्या होता है, शोषण होता है। चूंकि सारी किसके नाम है, पुरुषों के नाम है, तो चाहे कोई पुरुष मजदूर भी होगा तो भी संपत्ति किसके पास होगी, तो वो भी तो पुरुष के पास ही होगी। तो देखिए कैसे शोषण होता है। एक होता है पुरुष पूंजीपति, एक होती है उसकी पत्नी, एक होता है मजदूर और एक होती है मजदूर की पत्नी। तो पुरुष पूंजीपति न कैसा शोषण करता है, पुरुष पूंजीपति इसका शोषण करता है क्योंकि उसके पास है नहीं। और किसका शोषण करता है, मजदूर का शोषण करता है पुरुष पूंजीपति। ये मजदूर है ना, ये किसका शोषण करता है,
ये इसका शोषण करता है। तो सबसे बुरी स्थिति में कौन है? वो पत्नी है। और वो पत्नी चाहे वो पुरुष इसकी हो चाहे किसकी हो, इसकी हो। पूंजीपति के पास पैसा है, मजदूर के पास पैसा नहीं है, लेकिन जो कुछ कमा के लाता है वो लाता कौन है? मजदूर ही लाता है। तो वो खुद पूंजीपति से प्रताड़ित होता है, अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता है। तो सबसे बुरी स्थिति में कौन होती है? महिलाएं। तो जिस दिन साम्यवादी क्रांति हो जाएगी उस दिन ये आर्थिक मुद्दे इनका सलटारा हो जाएगा। संपत्ति का इस हिसाब से वितरण किया जाएगा कि महिलाओं के नाम भी संपत्ति होगी, उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी, खूब सारा सामान पैदा होगा, और संपत्ति को लेकर निजी संपत्ति का विचार ही क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। तो शोषण अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। तो एंगल्स ने लैंगिक क्रांति की बजाय कौन सी क्रांति का मुद्दा उठाया? उन्हें पूंजीवादी क्रांति का मुद्दा उठाया। ऐसे ही समान परिवारों की मांग की चार्ल्स फूरियर ने, महिलाओं के लिए जो एक काल्पनिक समाजवादियों में हम चर्चा करते हैं, चार्ल्स फूरियर, उसने भी महिला पुरुषों की समानता की चर्चा की फ्रांस के अंदर। ऐसा ही था रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन याद आ रहा है? काल्पनिक समाजवादी रॉबर्ट ओवन, जिसने बस्तियां बसाई थी अमेरिका के अंदर बराबर की। और ऐसी एक और महिला है जिसका नाम है शीला रोबर्ट। इसने भी एक पुस्तक लिखी है रिवॉल्यूशन एंड रेजिस्टेंस को लिखकर। हाँ, इसने भी फिर यही कहा कि जिस दिन निजी संपत्ति की संस्था समाप्त होगी, जिस दिन बुर्जुआ समाज समाप्त होगा, जिस दिन आर्थिक शोषण समाप्त होगा, उसी दिन महिलाओं का शोषण भी समाप्त हो जाएगा। तो ये जो समाजवाद है ये किस सोसाइटी का विरोध करता है? बुर्जुआ समाज का विरोध करता है। ये निजी संपत्ति की संस्था का विरोध करता है। ये महिला के घरेलू शोषण का विरोध करता है। विरोध तो करता है, लेकिन चारा कौन सा बताता है? वर्गीय क्रांति। वही क्रांति होगी, पहले बुर्जुआवाद समाप्त होगा, पूंजीवाद समाप्त होगा, उसके बाद लैंगिक मुद्दे आएंगे। तो बड़ा मुद्दा ये किसको मानता है? नारियों का बड़ा मुद्दा नहीं मानता, लैंगिक शोषण को बड़ा मुद्दा नहीं मानता, आर्थिक शोषण को बड़ा मुद्दा मानता है। तो वर्गीय राजनीति ज्यादा जरूरी है लैंगिक राजनीति की बजाय। तो हमने चर्चा की एंगल्स की, चार्ल्स फूरियर, रॉबर्ट ओवन और शीला रोबाथम की। तो ये कौन सी लहर कंप्लीट हो गई है? प्रथम लहर कंप्लीट हो गई। अब हम जो चर्चा करेंगे वो कौन सी लहर की करेंगे? दूसरी लहर की। तो दूसरी लहर चूंकि थोड़ी सी लंबी चल सकती है, तो एक बार 2 मिनट का क्या दे लेते हैं? विराम दे लेते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।